नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। जय जवान जय किसान, भारत में ये नारा बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के दौरान, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने ये नारा इसलिए दिया था कि जहां देश को उसके जवानों की ज़रूरत थी, वहीं देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने किसानों की भी ज़रूरत थी। और दोनों ने ही, जहां जवानों ने अपने लहू के रंग से मिट्टी के रंग को लाल कर दिया था, वहीं पर किसान ने अपने पसीने से बंजर ज़मीन पर भी सोना उगा दिया था। भारत में ये नारा प्रसिद्ध होना लाजमी है, और हो भी क्यों ना। ये वही देश है जहां पर आज भी जनसंख्या का 57% जो है वो कृषि या उससे जुड़े हुए उद्योगों पर निर्भर है। आज के समय में 2020 में आपने इस महामारी के दौरान ये देखा होगा कि फिर से बहुत सारे ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं, ऐसे पहलू उजागर हुए हैं हमारी सोसाइटी के, जिन्होंने हमें फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जय जवान जय किसान। जी हाँ, आपने इस महामारी के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अपने ट्रेडिशनल काम थे उन्हें छोड़कर वो सब्ज़ी बेचने के लिए आगे आ गए थे, और किसी तरीके से अपने घर का जो एक आम जिंदगी थी या अपने घर का जो भरण पोषण कर पा रहे थे, वो इन कामों के द्वारा कर पा रहे थे। ये महामारी और बुरी होती अगर भारत आत्मनिर्भर ना होता अपने ही अनाज के लिए या अपने ही खाने के लिए। तो किसानों की अहमियत जो है वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम सब कहीं ना कहीं से जानते हैं। पर शायद इसी को कलयुग भी कहते हैं कि आज वही किसान परेशान है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आवाज़ को उठाना चाहता है, अपनी ही सरकार से कुछ भरोसे मांग रहा है, अपने अंदर के भय को उजागर कर रहा है। हम बात करने जा रहे हैं हालिया 3 बिल, या मैं कहूँगा कि जून में जब देश जो था वो लॉकडाउन के दौरान गुजर रहा था, उस समय 3 अध्यादेश जारी किए थे भारत सरकार ने। ऑर्डिनेंसेस भी इन्हें कहा जाता है। मैं आपको, अध्यादेश का अर्थ ये होता है कि जब सरकार के दोनों ही सदन कार्रवाई में नहीं होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है या कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक कानून लाने की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस को ला सकते हैं। एक बार ऑर्डिनेंस आने के बाद उसे बिल में पारित किया जाता है। जैसे ही दोनों सदन कार्रवाई में आते हैं, उसके बाद 6 हफ्ते का समय होता है सदन के पास कि वो उस अध्यादेश के ऊपर वोट करवाए, जैसे किसी एक प्रजातंत्र में होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं, वोट किया जाता है, और अगर मेजॉरिटी मिलती है तो वह अध्यादेश जो है वो कानून में बदल जाता है। बहरहाल महामारी के दौरान जून में ये 3 अध्यादेश आए, और अभी सितंबर माह में लोकसभा ने भी इस बिल को पास किया, और अभी 2 दिन पहले राज्यसभा ने भी इन 3 में से 2 बिल को पास कर दिया। इन बिल के मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, फिर हम बात आगे करेंगे। पहला है फार्मर्स एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इन तीनों में से पहले 2 जो हैं वो राज्यसभा द्वारा भी पारित किए जा चुके हैं, लेकिन हालिया आपने खबरों में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि भारत का किसान इसका विरोध कर रहा है। अगस्त के महीने में पंजाब के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, और अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के पिपली में भी किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको मीडिया ने अलग अलग तरीके से कवर किया है। जहां सरकार जो है वो ये कह रही है कि ऑपोजिशन किसानों को भड़का रही है, वहीं किसान ये कह रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, हमारे कुछ भय हैं, हमारे कुछ डर हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। आज हम इन तीनों बिलों की बात करेंगे, और ये तीनों बिल भारत में मायने रखते हैं। ये भारत में मायने इसलिए रखते हैं कि आज भी भारत जो है वो कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करने वाला देश है। ऐसे ही कुछ और तथ्य भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन बिलों की बात करते हैं और उससे पहले थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं कि ये बिल क्यों लाए गए। इन बिल को डिस्कस करने के दौरान जिन टर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे उनका क्या मतलब है। इसी विरोध के दौरान एक नारा और दिया किसानों ने, वो था मंडी बचाओ। अब मंडी क्या होती है, किसान मंडी से कंसर्न्ड क्यों है। आज़ादी के बाद भारत के किसान की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। साधनों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, सिंचाई के इतने विकल्प उस समय मौजूद नहीं थे। जितनी भी किसान की फसल थी वो कहीं ना कहीं से प्रकृति की देन रहती थी। उसके बाद भी किसान परेशान होता था। फसल अच्छी हो गई है, प्रकृति ने किसान के फेवर में सब कुछ किया, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई सूखा नहीं पड़ा, फसल अच्छी हो गई, बाजार तक चली गई और बिकने की बारी आई, तब भी किसान को कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि उस समय पर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कोई मैकेनिज्म नहीं था। जो व्यापारी थे, जो साहूकार थे, वो अपनी मनमानी कीमत के ऊपर एक नेक्सस बना के किसान से उसकी उपज को खरीद लेते थे और किसान को अपना एक वो दाम नहीं मिल पाता था जिसकी उसे उम्मीद होती थी। तो भारत सरकार ने 1960 के दशक में एपीएमसी का गठन किया। एपीएमसी से हमारा मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी के द्वारा ही मंडियों का जन्म हुआ। दूसरी बात और जो हम आपको बता दें, कृषि जो है भारत में वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोई भी राज्य सरकार उसके ऊपर एक कानून बना सकती है। एपीएमसी का गठन हुआ, मंडियों का गठन हुआ और मंडी एक वो जगह बन गई जहां पर किसान अपनी उपज को लेकर आता था, वहां पर उसकी उपज की बोली लगाई जाती थी। और एक और बेहतर चीज़ सरकार ने की थी उस समय, वो थी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब ये होता था कि किसान की जो उपज है उसके लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता देती थी कि किसान अगर इस मंडी में किसी दूसरे व्यापारी को या आड़ती को वो फसल नहीं बेचना चाहता है या उसे लगता है कि उसके मन माफिक दाम नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो सरकार को इसे एमएसपी पर बेच सकता है। एमएसपी ने जो कार्य किया वो ये किया कि किसान को एक सिक्योरिटी दे दी। अब नया बिल जो आया है, जिसको भारत सरकार ये कह रही है कि वन नेशन वन मार्केट, इस बिल के अंतर्गत सरकार ये कह रही है कि अब किसान के ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी डेडिकेटेड मंडियों में ही इस सामान को बेचेगा। वो पूरे भारत में कहीं पर भी अपने सामान को बेच सकता है। सुनने में ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और ये कदम सरकार का सराहनीय भी लगता है, क्योंकि सरकार ने भी अपने वादों में ये कहा है कि 2022 तक वो भारत के किसान की इनकम को दोगुना करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से ऐसे बदलावों की ज़रूरत है। पर फिर क्यों किसान सड़कों पर उतर आया है, क्यों किसान अपने ट्रैक्टर खेत में ना चला के सड़कों पर चला रहा है और इस बात का विरोध कर रहा है? उसका कारण ये है कि सरकार ये भी कहती है कि अब कोई भी व्यापारी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आके किसान से उसका सामान खरीद सकती है। पहले ये काम जो होता था ये एपीएमसी के द्वारा ही होता था। एपीएमसी कुछ आड़तियों को, कुछ व्यापारियों को, कुछ संगठनों को लाइसेंस प्रदान करती थी और जिनके पास ये लाइसेंस होता था वही इस उपज की खरीद या फरोख्त कर सकते थे। पर इस नए कानून के अंतर्गत अगर आपके पास एक पैन कार्ड है तो आप किसान से उसकी उपज को खरीद सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्लोबल मार्केट बनती दिखाई दे रही है। किसान की तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास मल्टीपल बायर्स होंगे। जैसे ही ज़्यादा बायर होंगे उसके पास ताकत होगी कि वो इस प्राइस को कंट्रोल कर सके। तो किसान क्यों घबरा रहा है? हालिया इंटरव्यूज़ में, वीडियोस में हमने देखा या कृषि संगठनों की जब हमने बातें सुनी तो हमने ये देखा कि किसान इसलिए घबरा रहा है कि किसान को डर है कि कहीं धीरे धीरे मंडी खत्म ना हो जाए, एपीएमसी खत्म ना हो जाए। खाली एक पैन के आधार पर अगर कोई आपसे आपकी उपज लेने आता है तो किसान उसके ऊपर विश्वास नहीं जता पा रहा है। उसे अपने आड़तियों पर, उसे अपनी मंडियों पर पूरा भरोसा है।
पिछले कुछ समय में इन मार्केट्स एंड मंडी बोर्ड्स के ऊपर भी अलग अलग चार्जेस लगते रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, इनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन किसान को ये डर है कि जैसे ही मार्केट को ओपन कर दिया जाएगा, नए प्लेयर्स आने लगेंगे, फिर से एक नेक्सस बनेगा और कहीं ना कहीं से एपीएमसी अपनी वैल्यू खो देगी। और सबसे बड़ा डर जो किसान को है वो ये है कि एमएसपी जो है वो गायब हो जाएगा। और अगर न्यूनतम समर्थन वैल्यू या कीमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी या दाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो किसान जो है वो मार्केट की क्रूड फोर्सेस के हाथ में आ जाएगा। और फिर वो लोग होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि किसान की उपज किस कीमत में उससे खरीदी जाए, और इस चीज़ से किसान घबरा रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में ये बात साफ तौर पर कही है कि ये जो बिल है ये ऐतिहासिक होंगे और एमएसपी कहीं पर नहीं जा रहा है, एमएसपी विल बी देयर। वहीं पर दूसरी ओर किसान इस बात को या ये कह लीजिए कि किसान अपनी बात को इस तरीके से रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी वहाँ पर रहेगा तो कृपया इसे कानून के अंदर एक लाइन के अंदर लिख दीजिए कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। उन्हें इस बात का डर है कि कल को एमएसपी ख़त्म हो गया तो शायद हमें वाजिब दाम नहीं मिल पाएंगे। बात करते हैं दूसरे पहलू की, जहां पे सरकार ये कहती है कि आप पूरे देश में कहीं पर भी अपने सामान को बेच सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कितने किसान इतने काबिल होंगे कि वो दूसरे राज्यों में अपनी फसल को ले जा सके? ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे राज्य के व्यापारियों से बातचीत कर पाना, कहीं ना कहीं से इस इंसान ने अपने जीवन का 80% समय जो है वो खेतों में बिताया है, तो उसे डर है। वो एक कन्वेंशनल सिस्टम जो बना हुआ है उससे निकल कर उसे डर लग रहा है। या आड़ती जो होते थे, ये आड़ती समय से किसान को पेमेंट भी करते थे, ये किसानों का कहना है, और मजबूरी के समय इन्हें पैसा भी देते थे। ये आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का काम भी करते थे किसान के लिए। और ये हम सभी जानते हैं कि कई बार प्रकृति ऐसे खेल खेलती है कि किसान की खड़ी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस समय पर अपने जीवन यापन के लिए किसान को इन आड़तियों की तरफ ही मुंह करना पड़ता था। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत में लगभग 85% गरीब किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। भारत के गरीब किसान की जो एवरेज इनकम है वो 6500 रुपये प्रति माह है। वहीं पर भारत की जीडीपी में कृषि के द्वारा जो योगदान है वो लगभग 17% है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत के पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। रॉयटर की एक रिपोर्ट ये कहती है कि मंडी इसका एक सबसे बड़ा जो कार्य होता था वो होता था किसानों को समय पर पेमेंट देना। किसान जो है वो मासिक आय के ऊपर निर्भर नहीं है, किसान जो है वो अपनी फसल के द्वारा कमाई गई आय पर निर्भर होता है, और उसके लिए उसे चिंतित होना, उसके मन में भय जागना लाजमी है। किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे लिए मार्केट खोल रहे हैं, हमें उससे कोई डर नहीं है, पर आप हमें इस बात की भी सिक्योरिटी दीजिए कि एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगा। बहुत सारे संगठनों ने सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड उठाई है कि आप सिर्फ एक क्लॉज डाल दीजिए जिसके अंदर एक कहा जाए कि एमएसपी जो है वो हमेशा वहीं पर रहेगा और किसान को अपनी उपज का एक वाजिब दाम मिलता रहेगा। अब किसान अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ के आ रहे हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी, दिलजीत दोसांझ, बब्बू मान, ये लोग किसानों को अपना समर्थन पहले ही दे चुके हैं और ये भी मंडी बचाओ के नारे के साथ खड़े हैं। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल की एमपी श्री हरसिमरत कौर बादल, जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी प्रेजेंट गवर्नमेंट में, उन्होंने इस बिल के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। कल के ही ट्वीट में उन्होंने अपने बताया है कि अब वो 18 अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति श्री कोविंद जी से मिलने जा रही है। लगभग 255
के करीब किसान संगठन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों के अंदर अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरे बिल की बात करते हैं जिससे किसान घबराया हुआ है, वो ये है कि दूसरे बिल के अंदर ये बात होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब से हो पाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको और साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। किसान जब अपनी फसल को बीजने जाता है और मान लीजिए मंडी में उस समय उस उपज का जो रेट है वो 600 रुपये है, पर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब वो उपज तैयार होती है मंडी में उसका रेट जो है वो गिर जाता है, तो वो किसान के लिए एक नुकसान है। वो 600 से 400 रुपये आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेट या कोई और कृषि संगठन या किसी भी तरीके का व्यापारी जो किसी किसान की उपज को खरीदना चाहता है, वो उपज को बेचते हुए किसान से एक समझौता करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके अंदर वो ये बताएगा कि इस दौरान इस उपज के लिए मैं आपको इतना पैसा पे करूंगा। तो यानी किसान इस समय एक चीज से तो आश्वस्त हो गया कि उसकी उपज को इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा। पर किसान इसका भी विरोध कर रहा है। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि इस कानून के अंतर्गत अगर मान लीजिए कल को दोनों पार्टियों के बीच में कोई टकराव होता है या किसी बात पर बहस होती है या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए किसी तीसरे इंसान की या किसी को इंटरमीडिएट बनने की ज़रूरत पड़ती है, उस टकराव की स्थिति में ये कानून ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी उस टकराव का फैसला लेगी। किसान ये कहता है कि अगर मैं कोर्ट में जाता हूं तो मेरे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है, ब्यूरोक्रेसी के मैं धक्के नहीं खाना चाहता, अलग अलग डिपार्टमेंटों में मुझे घुमा दिया जाएगा। और जो व्यापारी है वो साधन संपन्न है, वो संपत्ति वाला है। तो शायद किसान को ऐसा लगता है कि मेरी बात उसकी बात के आगे हल्की रह जाएगी और जब फैसला जो आएगा वो व्यापारी के हक में आएगा और किसान कहीं बैठ के रोता रहेगा। तीसरे बिल की जहां पे हम बात करते हैं, तीसरा बिल जो है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। भारत में बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि दाल, चावल, प्याज, ऐसी रोज़ यूज़ होने वाले खाद्य पदार्थ जो हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। और पहले इस एक्ट के अंतर्गत ये होता था कि कोई भी व्यापारी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनका भंडारण नहीं कर सकता। पर अब जो नया बिल आ रहा है वो भंडारण पर से रोक हटा दे रहा है और किसान इसी से घबराया हुआ है। किसान का ये कहना है कि जब बड़े बड़े प्लेयर्स अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसकी उपज को लेके वहाँ पे भंडारण कर लेंगे तो वो मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे, और जब वो कल को खुद ही अपनी उपज को खरीदने जाएगा मार्केट में कंज्यूम करने के लिए तो उसके रेट्स जो हैं वो बढ़े हुए आएंगे। ये बिल ये भी कहता है कि भंडारण पर रोक है सिवाय 2 परिस्थितियों के। पहली परिस्थिति ये है कि अगर युद्ध चल रहा है तो भंडारण पर रोक हो, और दूसरी कोई आपदा अगर आती है तो आपदा जो है वो कोई भी हो सकती है, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और वो मानव निर्मित भी हो सकती है, पर सरकार उसका फैसला लेगी। हालांकि बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये ऑर्डिनेंसेस या अध्यादेश जब ये आए तब देश का पूरा विश्व ही एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा था। किसानों को कहीं ना कहीं से हर बार ये लग रहा है कि कोरोना काल के अंदर अध्यादेश के द्वारा इन बिलों को लाने की क्या ज़रूरत थी। किसानों को ये लगता है कि क्या कहीं पर सरकार कुछ छुपा रही है। किसानों को ये भी लगता है कि कहीं उसके हित गायब ना हो जाए पूरे प्रोसेस में, कहीं वो इन चीज़ों को समझ ना पाए, इसलिए वो सीधे साधारण शब्दों में अपनी बात को सामने रख रहा है और ये चाह रहा है कि सरकार उसे आश्वासन दे कि ये सरकार जो है ये उसकी हितैषी है। सरकार उसे वो विश्वास दिलाए जहाँ पे सरकार ये कहती है कि 2022 तक उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। हमें मान के चलते हैं, और देखिए कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो एनडीए हो, यूपी हो या कोई थर्ड फ्रंट हो, कृषि को या कृषकों को ओवरलुक नहीं कर सकती।
सरकार की मंशा को हम जायज़ मानते हैं, हम ये समझते हैं कि सरकार किसानों के हित के लिए ये सब कुछ कर रही है, पर अगर किसान कहीं पे भयभीत है तो ये भी सरकार का ही फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स इस तरीके से खोले जाएं या इस तरीके की मीटिंग्स की जाएं दोनों पक्षों के अंदर, जिससे किसानों को उनके भय से मुक्त किया जाए, उनके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। किसान एक चीज़ से और परेशान लग रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेट डीलिंग के अंदर कॉरपोरेट्स बहुत बड़े हैं, शायद हम उनके साथ डील ना कर पाएं और कल को ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट्स हमारा फ़ायदा उठा लें। तो कहीं ना कहीं से वो एक गवर्नमेंट बॉडी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को एक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सरकार की तरफ से एक कोई नुमाइंदा हो जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। वहीं पर राज्य सरकारें जो हैं वो ये कहती हैं, ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था, मंडीज जो थी वो किसी भी राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम थी, क्योंकि मंडी से जो भी प्रोड्यूस परचेस किया जाता था उस पर टैक्स लगता था और वो टैक्स इनकम जो जाती थी वो सरकार को जाती थी। और राज्य सरकारों को ये डर है कि उनके इनकम पर इसका असर पड़ेगा। दूसरी ओर अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि मेरा जो फोकस है वो फोकस किसान की वेलफेयर के लिए है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसान को बड़ा बाज़ार दे सकूँ, जिससे किसान अपनी मनमानी या अपनी इच्छा अनुसार अपनी फसल को बेच सके और उसके इच्छा अनुसार उसका एक वाजिब दाम पा सके। सरकार ये भी कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्यापारी ही अपने अनाज का भंडारण कर सकेंगे या उस उपज का भंडारण कर सकेंगे। किसान अगर चाहे तो वो अपनी फसल को ना बेचे और वो उसका भंडारण कर सकता है। दूसरी ओर किसान ये कहता है कि हम इतने बड़े ही नहीं हैं, हम अपनी नई फसल की तरफ ध्यान देंगे या उसके भंडारण की तरफ ध्यान देंगे। मान लीजिए मार्केट में हमें मनमाफिक दाम नहीं मिलता है, तो मैं उस फसल को कहाँ स्टोर करूँगा? स्टोर करने की अलग दिक्कतें हैं, हो सकता है कोई कीड़ा लगे। किसान का ये कहना है कि मेरे लिए आने वाली फसल कटने के बाद नई फसल की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि मैं इसका सही तरीके से भंडारण कर पाऊँ। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी कह रही हैं, कई ऑपोजिशन लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर एक स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर सारी जो उपज है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाती है, तो कोई भी राज्य या केंद्र सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, जो हमने इस पेंडेमिक के दौरान देखी भी कि कितने ही गरीबों को अनाज बांटा गया, वो रन करने में उन्हें दिक्कत होगी। बहरहाल सत्य क्या है ये तो समय ही बताएगा, पर कहीं ना कहीं से हमारा ये जरूर मानना है कि ये वही देश है जहां पर मदर इंडिया और 2 बीघा जैसी जमीन किसान पृष्ठभूमि पर बनी और अपने आप में इतिहास रच के चली गई। और ये भी वही देश है जहां पर पिछले लगभग 4 माह से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको उनकी बात का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है, उनके मन के भय को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। ये आप और हमारे जैसे लोगों के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि किसान किस कीमत पर अपनी उपज को बेचेगा, उसके बाद अगर सब कुछ प्राइवेट प्लेयर के हाथों में होगा तो आपको नहीं लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे कंट्रोल कर मार्केट में कीमतों के साथ खेला जा सकता है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। इस मुद्दे के सामाजिक प्रभाव भी होंगे, खासकर उत्तर भारत के अंदर। एमएसपी जो है, एमएसपी का कार्य सिर्फ इतना नहीं होता था कि वो किसान को उसकी उपज का एक न्यूनतम मूल्य दे देती थी। एमएसपी कहीं ना कहीं से किसान के लिए राजनीतिक दलों तक अपनी आवाज पहुंचाने का भी जरिया था। अक्सर ये देखा गया था कि सरकार या फिर इलेक्शन लड़ते वक्त बहुत सारी पार्टियां एमएसपी, बढ़े हुए एमएसपी का अपना वादा देती थी और उस एमएसपी के दम पर भी कई सरकारें बनती थी। तो कहीं ना कहीं से किसान अपनी बात को इन पार्टियों के आगे भी रख पा रहा था।
वो अपनी पकड़ बना पा रहा था। और खासकर उत्तर भारत के अंदर किसान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि सरकार कौन सी चयनित होगी और सरकार किस तरीके से काम करेगी। इस पूरी बात को अगर दोनों पक्षों की तरफ से रखा जाए तो सरकार ये कहती है कि किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, ये किसान की बेहतरी के लिए है। और इन बिल्स के बाद किसान जो है वो बेहतर इनकम कमा पाएगा, बेहतर आय उठा पाएगा। दूसरी तरफ किसान ये कहता है कि आप सुधार ला रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। पहली चीज़ ये कि एपीएमसी बरकरार रहेंगी, क्योंकि एपीएमसी खाली एमएसपी के अलावा किसान को उसकी उपज का मूल्यांकन करने में भी सहायक होती थी। एपीएमसी कायम रहेंगी, सरकार कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहेगी, उन्हें कॉरपोरेट्स के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि किसान का ये मानना है कि कॉरपोरेट्स से भिड़ पाना या उनकी कूटनीतियों को समझ पाना किसान के बस की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर की जाती है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 85% जो गरीब किसान हैं भारत में, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, तो किसानों को ये लगता है कि हमारी बात कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर सुनी ही नहीं जाएगी, हम इतना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे बड़े कॉर्पोरेट्स के आगे। तो किसान वहाँ पर एक लीगल एड चाहता है, किसान एक भरोसा चाहता है। तीसरी बात है, किसान ये चाहता है कि भंडारण के ऊपर या एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो है उसके ऊपर सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। अगर कल को किसान अपनी ही उपज के लिए जब बाजार में जाए और बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दाम देगा, तो शायद वो अंदर से कहीं टूट जाएगा। शायद ऐसा ना हो कि ये 57% जो भारत की जनसंख्या है ये सोचने लग जाए कि किसानी में अब कुछ नहीं बचा है। खैर, इन्हीं दोनों बिलों से जुड़े हुए, इन्हीं तीनों बिलों से जुड़े हुए मुद्दे बहुत से हैं, पर ये जो मुद्दे हैं, ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं से एक टकराव का कारण बनी हुई है। मैं फिर से कहता हूं कि ये मुद्दा जो है, ये विरोध जो है, या जो ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। हम भी उन्हीं किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर कहीं किसानों का भय सच साबित हो जाता है तो फिर हम भी उसकी कीमत अदा करेंगे। और खाली वॉर के समय यह कह देना जय जवान जय किसान, आज किसान को हमारी ज़रूरत है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कोई पहलू जिसे हम कवर करना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए। धन्यवाद।